जी स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 3 देखना है, जिसमें हमारे टॉपिक का नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहले तो इस टॉपिक में हम ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में देखेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या मतलब है। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं अर्थ पे या बैठे हैं, तो हम जानते हैं कि अर्थ हमारे ऊपर एक फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से अर्थ हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। इसी फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वेट। अब फर्ज कर लें यही अर्थ जो है, इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखता हूं, तो अगर अर्थ इन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स इस वक्त अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद हैं। यानी अर्थ के इर्द गिर्द वो वाला रीजन जिस रीजन पे अर्थ किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए, यानी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल इफेक्ट फील किया जा सके, दैट रीजन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले हमने ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ को डिफाइन कर देना है, दैट द रीजन अराउंड द अर्थ विद इन विच इट्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट कैन बी फेल्ट। यानी अर्थ के इर्द गिर्द ऐसा इलाका जिस इलाके में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आए तो अर्थ उस पर अपना ग्रेविटेशनल इफेक्ट लगाए, यानी उसको अपनी तरफ खींचे। यही है ग्रेविटेशनल फील्ड। आज के टॉपिक में हमने एक दूसरी डेफिनेशन भी करनी है और उसका नाम है कंजर्वेटिव फील्ड। सबसे पहले मैं कंजर्वेटिव फील्ड को डिफाइन करूंगा और उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि इस टॉपिक में हमारा एम है क्या। कंजर्वेटिव फील्ड को पहले डिफाइन कर लेते हैं। ऐसा फील्ड जिसकी वजह से किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड ना करे, यानी पाथ जैसा मर्जी हो, जितने मर्जी पाथ हो, अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं डिफरेंट रास्तों से, तो उस फील्ड की वजह से किया गया वर्क सेम आए, इसका मतलब यह है कि वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ऐसे फील्ड को बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड का एक दूसरा भी पॉइंट है, एक दूसरी भी कंडीशन है, वो ये कि अगर एक पॉइंट ए से आप एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाना शुरू करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को घुमा फिरा के वापस आप उसी पॉइंट पर ले आए, ऐसे पाथ को बोलते हैं क्लोज्ड पाथ। और अगर इस क्लोज्ड पाथ के अलोंग ऑब्जेक्ट को मूव करने के दौरान टोटल वर्क जीरो आए, तो ऐसी फील्ड को भी कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो मैं कंजर्वेटिव फील्ड को यहां पे डिफाइन कर देता हूं, द फील्ड in which work done is independent of path followed or work done along the closed path is equal to 0। तो ये हमने कंजर्वेटिव फील्ड को डिफाइन कर दिया। दो डेफिनेशन हमने कर ली, एक ग्रेविटेशनल फील्ड और दूसरा कंजर्वेटिव फील्ड। अब मैं आपको बताता हूं कि इस टॉपिक में हमने क्या करना है। हमने इस टॉपिक में ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क करवाना है और साबित यह करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड है। यह हमारा काम है। तो चलिए अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और इससे पहले कि मैं आगे की बातें करूं, मैं दो छोटे छोटे पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस कर लूं, फिर आगे की डिस्कशन बड़ी आसान हो जाएगी। ये तो आप जानते हैं कि जमीन हमें अपनी तरफ खींचती है। अगर हम यहाँ पे अर्थ पे खड़े हैं तो हमारे ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, यानी नीचे की तरफ लग रही है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऊपर हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे ना, हॉरिजॉन्टली, तो जरा चेक करें ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लग रही है इस ऑब्जेक्ट पे, वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बताएं दोनों में एंगल कितना है, 90 का। और पिछले लेक्चर्स में जो पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, उस पे मैंने आपको बताया था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 हो तो वर्क कितना होता है, वर्क नहीं होता। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर
जब भी हम हॉरिजॉन्टल स्टेप में मूव करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क होगा? 0 वर्क होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं वर्टिकली अपवर्ड भेजता हूं तो फिर वो कैसा होगा? जरा सोच के बताएं। देखें, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बेसिकली इस टॉपिक में हम ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वर्क फाइंड कर रहे हैं, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ की है वो किस तरफ लग रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड। यहां पर आप देखें, जब आप ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाएंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। दोनों में एंगल कितना है? 180। तो cos 180 क्या होता है? नेगेटिव, यानी -1। तो वर्क हमारे पास नेगेटिव आएगा। इसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ में नीचे की तरफ मूव करवाया जाएगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डाउनवर्ड लगती है। तो दोनों में एंगल कितना हो गया? 0। और अगर दोनों में एंगल 0 होगा तो एफ डी कॉस थीटा के मुताबिक cos 0 क्या होता है? +1, और वर्क का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो 3 मैंने आपको सिचुएशंस बता दी। एक, हॉरिजॉन्टल पाथ के थ्रू ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वर्क 0, वर्टिकली अपवर्ड मूव करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क नेगेटिव, और वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क पॉजिटिव। ये तीनों पॉइंट्स आपको सामने नजर आ रहे हैं, मुसलसल मैं दिखाता जाऊंगा ताकि अगली पूरी डेरिवेशन आपके लिए काफी आसान हो जाए। अब मैं यहां पर एक छोटी सी हेडिंग लिखता हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। मेन हमारे टॉपिक की यही हेडिंग थी, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें थी जो हमें पता होना बहुत जरूरी था। ओके जी, अब ऐसा करते हैं, फर्ज कर लें ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको नजर आ रही है, अर्थ का सरफेस है फर्ज कर लें, और यहां पर जमीन के बिल्कुल साथ एक पॉइंट ए है और थोड़ा सा फासले पे दूसरी तरफ किसी हाइट पे एक दूसरा पॉइंट है बी। इस पॉइंट बी की जमीन से जो हाइट है फर्ज कर लें वो है एच हाइट से हमने इसकी हाइट को जाहिर कर दिया, एच से जाहिर कर दिया। अब हमने क्या करना है? हमने ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आना है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, और मैं एक काम करने लगा हूं, मैं 3 डिफरेंट पाथ्स चूज करूंगा और इन तीनों पाथ्स के थ्रू वर्क कैलकुलेट करूंगा। अगर मैं पाथ ए की बात करूं तो पाथ ए जो है वो ऐसा करते हैं, पाथ ए से मुराद है पाथ 1, वो है जी ए से वर्टिकली ऊपर जाए सी तक और सी से हॉरिजॉन्टली बी की तरफ आए, दिस इज पाथ 1। और पाथ 2 फर्ज कर लें क्या है, ए से हॉरिजॉन्टली मेरी तरफ आए पॉइंट डी पर, और फिर डी से वर्टिकली सीधा ऊपर जाएं पॉइंट बी की तरफ। फर्ज कर लें ये है पाथ 2। और पाथ 3 पता क्या है? ए से सीधा कर्व्ड पाथ में बगैर किसी रुकावट के आप बी तक पहुंच जाएं, ये है पाथ 3। तो ये टोटल 3 पाथ्स हमें नजर आ रहे हैं। हमारा काम क्या है कि हमने इन तीनों पाथ्स के थ्रू वर्क कैलकुलेट करना है, और अगर तीनों पाथ्स के थ्रू वर्क सेम आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसीलिए ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। तो यहां यही बात हमने साबित करनी है जी। तो सबसे पहले हम पाथ 1 की बात करने लगे हैं। मैं एक छोटी सी हेडिंग लिखता हूं, वर्क डन थ्रू पाथ 1। तो पाथ 1 कौन सा है जो इस वक्त आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है? बाकी पाथ्स को मैंने थोड़ा सा डिम कर दिया ताकि आप पाथ 1 पे फोकस कर सकें। पाथ 1 पे जरा गौर करें। सबसे पहले हमने इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से सीधा ऊपर की तरफ पॉइंट सी की तरफ लेके जाना है, और फिर सी से बी की तरफ लेके आना है हॉरिजॉन्टली। साथ साथ मैं डेरिवेशन करता जा रहा हूं। तो मैं ऐसा करता हूं, वर्क डन थ्रू पाथ 1 को मैं जाहिर कर देता हूं W, और नीचे सबस्क्रिप्ट में मैंने पाथ 1 लिख दिया, इज इक्वल टू, पहले कौन सा वर्क है? WA टू C प्लस WC टू B। ये 2 टर्म्स सामने आपको इक्वेशन में नजर आ गई। अब जरा गौर करें, अगर मैं पाथ 1 में A से C की तरफ वर्टिकली ऊपर जाऊंगा तो अब किस तरफ जा रहे हैं? वर्टिकली ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं। अब इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस तरफ लग रही है? mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, क्योंकि हमने वर्क डन थ्रू ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है ना। तो वर्क डन
हम कौन सा वर्क फाइंड करने जा रहे हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? वर्टिकली अपवर्ड। दोनों में एंगल कितना है? 180 का। और हमारे पास बन जाएगा एफ डी कॉज ऑफ 180। ये किसकी जगह आएगा? WA टू C की जगह। और कॉस 180 -1 होता है, उसकी जगह -1 आ गया। और साथ ही हम देखें हॉरिजॉन्टल स्टेप जो है इसके थ्रू तो वर्क जीरो होगा, मैंने लेक्चर के शुरू में भी आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, दोनों में एंगल 90 है, तो वर्क जीरो होगा। सामने आपको इक्वेशन में ये चीजें होते हुए नजर आ रही हैं। और साथ ही साथ पहली टर्म में आपके पास फोर्स यहाँ पे कौन सी है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी फोर्स की जगह mg आ गया। और A से लेके C तक जो टोटल डिस्टेंस है, ये बेसिकली हाइट है जो मैंने h से जाहिर की हुई है, उसकी जगह h आ गया। और दूसरी टर्म आप देखें, दूसरी टर्म में जो वर्क है, जो हॉरिजॉन्टल स्टेप के थ्रू वर्क था, वो तो जीरो था। तो इस तरह से आपके पास पाथ 1 के थ्रू जो वर्क है वो फाइनली हमारे पास आ गया -mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड थ्रू पाथ 1। अब हम बात करने जा रहे हैं पाथ 2 की। अब मैं पाथ 2 हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूं। वर्क डन थ्रू पाथ 2। यहां पर हम देखें इस पाथ के थ्रू जो वर्क है उसे मैं W पाथ 2 कह देता हूं, इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हम जा रहे हैं A से D की तरफ, इसे मैं कहता हूं WA टू D प्लस WD टू वर्टिकली ऊपर की तरफ B की तरफ। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल स्टेप के थ्रू जो वर्क है वो कितना आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, दोनों में एंगल 90 है, cos 90 जीरो, सारा कुछ जीरो। तो पहली टर्म तो यहां पे जीरो हो जाएगी। दूसरी टर्म में सेम वही सारा कुछ जो ऊपर वाले पाथ में आया था, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी F इंटू डी इंटू कॉज ऑफ 180, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, cos 180 का आंसर क्या होता है? -1। तो आपके पास यहां पर आ जाएगा F D और साथ -1। अब फोर्स यानी F कौन सी है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू क्या है? mg। उसकी जगह mg लिख दिया, d की जगह क्या लिखा? जो टोटल हाइट थी h। तो यहां भी आपके पास फाइनल जो वैल्यू है वो -mgh ही आएगी। इसे आप इक्वेशन 2 कह दें, ऊपर वाले को हमने इक्वेशन 1 कह दिया था। अब आते हैं जनाब पाथ 3 की तरफ। पाथ 3 जो है, जरा गौर करें, ये कर्व्ड पाथ आपको नजर आ रहा है। कर्व्ड पाथ के थ्रू जो वर्क है इसको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है, तो बेहतर ये है कि हम इस कर्व्ड पाथ को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कर्व्ड पाथ जो है उसके थ्रू अगर वर्क फाइंड करना है तो पहले भी हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के केस में ऐसे ही किया था, यहां भी कुछ ऐसे ही कर लेते हैं, इसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन ये स्टेप्स जो है ऐसे होने चाहिए जिसके थ्रू वर्क कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी हो। और ये स्टेप्स कैसे होंगे? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स, जैसे सीढ़ियां होती हैं ना, स्टेयर्स होती हैं, इसी तरह से हमने इस कर्व्ड पाथ को, पाथ 3 को स्टेयर्स में डिवाइड कर दिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। इन सारे हॉरिजॉन्टल स्टेप्स को मैं बारी बारी नाम दे सकता हूं। सबसे पहला जो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल स्टेप आपको नजर आ रहा है, इसे डेल्टा x1 कह दें, दूसरे वाले को डेल्टा x2 कह दें, तीसरे को डेल्टा x3 कह दें, आखिरी को डेल्टा xn कह दें। इसी तरह पहले वर्टिकल स्टेप को डेल्टा y1, दूसरे को डेल्टा y2, तीसरे को डेल्टा y3, अप टू सो ऑन। अब गौर करें, लेक्चर के शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि हर हॉरिजॉन्टल स्टेप के थ्रू जो वर्क है वो जीरो आएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है और हॉरिजॉन्टल स्टेप में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का एंगल 90 होगा, तो वर्क जीरो होगा। इसका मतलब है एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं वर्क डन थ्रू ऑल द हॉरिजॉन्टल स्टेप्स इज जीरो, बिकॉज एंगल बिटवीन फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड हॉरिजॉन्टल स्टेप इज 90 डिग्री और cos 90 क्या होता है? जीरो। ये आप पहले से जानते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं वर्टिकल स्टेप की। जरा गौर कीजिए, अगर मैं वर्टिकल स्टेप में ऊपर की तरफ आता हूं तो आप जानते हैं ना, ऊपर की तरफ आए तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो वर्क क्या आता है? नेगेटिव में आता है। और वो क्या आया था? पहले दोनों पाथ्स में देखें वो वर्क आया था -mg और साथ वो वाला डिस्टेंस, वो जो हाइट थी -mgh। यहां भी ऐसे ही होगा। अगर मैं पहले वर्टिकल स्टेप की बात करूं डेल्टा y1 की, इसके थ्रू वर्क क्या होगा? इसके थ्रू होगा -mg डेल्टा y1
ठीक है। इसी तरह अगर बॉडी दूसरे वर्टिकल स्टेप में ऊपर आएगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अभी भी नीचे की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, अभी भी वर्क क्या होगा, नेगेटिव, और ये क्या होगा, माइनस mg डेल्टा y2। इसी तरह चलते चलते माइनस mg डेल्टा y3। सारे जो वर्क्स हैं ये इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। जो आखिरी वर्टिकल स्टेप है उसके थ्रू जो वर्क है वो क्या होगा, माइनस mg डेल्टा yn। और टोटल वर्क निकालने के लिए देखें, हम इन सारे वर्टिकल स्टेप्स के थ्रू जो छोटे छोटे वर्क्स की वैल्यूज आई हैं इन सब को ऐड कर देंगे और आपके पास टोटल वर्क हो जाएगा। देखिए हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के थ्रू तो वर्क 0 था, इसका मतलब है ए से बी तक ये जो पाथ 3 में हम आए हैं, पाथ 3 के थ्रू ए से बी तक, इसमें सारा का सारा जो वर्क है वो वर्टिकल स्टेप्स के थ्रू ही है। तो इसलिए मैं W पाथ 3 लिख देता हूं माइनस mg डेल्टा y1, फिर इसमें ऐड कर दिया माइनस mg डेल्टा y2, फिर इसमें ऐड कर दिया माइनस mg डेल्टा y3 अप टू माइनस mg डेल्टा yn। यहां से जनाब माइनस mg आ गया कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आप गौर करें क्या बचा, डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा y3 इन सब का सम अप टू डेल्टा yn। सर आप फिगर में देखें, अगर मैं सारे वर्टिकल स्टेप्स को मिलाऊं तो क्या ये टोटल हाइट नहीं बन जाती? बिल्कुल ऐसा ही है, ये सारे वर्टिकल स्टेप्स का जो सम है ये तो टोटल हाइट है, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 अप टू डेल्टा yn। तो इसका मतलब है यहां पर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिख देंगे h। जरा गौर करें, जो पाथ 3 के थ्रू वर्क आया ये भी माइनस mgh ही है। सो दिस इज द वर्क डन थ्रू पाथ 3 बाय कौन सा फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। आप गौर करें ये इक्वेशन 3 अगर है तो आप गौर करें इक्वेशन 1, 2 और 3, इन तीनों इक्वेशंस में 3 डिफरेंट पाथ्स के थ्रू हमने ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वर्क कैलकुलेट किया और तीनों पाथ्स के थ्रू वर्क सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। सो हम कह सकते हैं इन तीनों इक्वेशंस का रेफरेंस लेके वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड is independent of path followed, hence gravitational field is conservative field। तो हमने साबित कर दिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है और इसमें हमने कौन सा पॉइंट यूज किया, दैट वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। हम इसी चीज को एक दूसरे मेथड से भी साबित कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने कंजर्वेटिव फील्ड में आपको 2 पॉइंट्स बताए थे, या तो आप ये प्रूव कर दें दैट वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, या आप ये प्रूव कर दें कि वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ इज 0। तो वो मैं अल्टरनेटिव मेथड के साथ एक अलग से एक बॉक्स में आपको दिखा देता हूं, अल्टरनेटिव मेथड टू प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। यहां पर हम क्लोज्ड पाथ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे और इस बॉक्स में मैं छोटी सी हेडिंग लिख देता हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड थ्रू क्लोज्ड पाथ। और यहां पे जो क्लोज्ड पाथ है ना वो मैंने ऐसा लेना है, जरा गौर करें, वो जो पहले वाला पाथ था ना जिसमें पाथ 1 और पाथ 2 था, अब पाथ 1 और 2 को इकट्ठा करके मैं एक रेक्टेंगुलर पाथ बना रहा हूं। जरा गौर करिएगा, पॉइंट ए से मैंने स्टार्ट किया, वर्टिकली ऊपर गया, फिर इस तरफ आया, फिर वर्टिकली डाउनवर्ड आया, फिर वापस उस तरफ चला गया। और ये जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं इनके एरोस को आपने गौर से देखना है। यहां मैं डायरेक्ट ही करवा देता हूं क्योंकि डेरिवेशन हम पहले सारी कर चुके हैं। अब गौर करें, जब वर्टिकली अपवर्ड गए थे तो वर्क क्या आया था, माइनस mgh। हॉरिजॉन्टल स्टेप के थ्रू वर्क क्या आया था, 0। वर्टिकली डाउनवर्ड आएंगे तो वर्क पॉजिटिव आएगा, ऊपर जाने पे माइनस mgh आया था ना, तो नीचे आने पे क्या आएगा, प्लस mgh, और उस तरफ जाने पे दोबारा 0 क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के थ्रू वर्क 0 होता है। अब अगर आप इन चारों वर्क्स को ऐड करेंगे तो टोटल वर्क क्या आएगा, देखें, माइनस mgh प्लस 0 प्लस mgh प्लस 0, टोटल आंसर आ गया 0 क्योंकि माइनस mgh और प्लस mgh एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हम कह सकते हैं वर्क डन थ्रू क्लोज्ड पाथ बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। और यहां से भी वही बात साबित हो गई दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में